हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण समुदाय की संस्थाएं। किसी भी समुदाय को अगर आपको समुचित रूप से समझना है तो उसमें जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि संस्था जो होती है किसी भी समुदाय की जो संस्था होती है वो क्या करती है, जो समुदाय होता है उसको क्रमबद्धता और संतुलन है ना, संतुलन रूप प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत भी विभिन्न जो संस्थाएं हैं बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं और आज भी वो विद्यमान है ना, आज भी वो विद्यमान है। और इसमें कौन कौन से हैं? जाति, परिवार और जजमानी व्यवस्था। ये तीन संस्थाएं जो ग्रामीण समुदाय है उसमें बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। आज हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय में जाति की जो संस्था है उसके बारे में। जाति है ना, मैकाइवर पेज जाति बारे मैकाइवर और पेज हमें जाति से पहले संस्था को समझना भी आवश्यक है। तो मैकाइवर पेज ने कहा है कि संस्था कार्य प्रणाली के उन स्थापित स्वरूपों अथवा दशाओं के नाम हैं जो समूह क्रिया की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसे सुपरिभाषित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। यानी कि संस्था क्या है कि जो उस समुदाय में जो कार्य प्रणालियाँ हैं अमूर्त नियम है ना, अमूर्त नियम है, यानी कि कहीं पे लिखित नहीं है, वो अमूर्त नियम है। किसी भी समुदाय को संचालित करने के लिए उन स्थापित नियमों, कार्य प्रणालियों, कार्यविधियों को ही हम क्या कहते हैं? संस्था। कार्यविधियों को ही हम संस्था कहते हैं, नियमों कार्यविधियों को ही हम संस्था कहते हैं जो उस समुदाय को चलाती हैं। और ये क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। अब हम जानते हैं जाति क्या होती है। जाति का अर्थ पहले समझ लेते हैं। जाति शब्द पुर्तगाली शब्द काष्ठा से उत्पन्न हुआ है और काष्ठा का अर्थ होता है प्रजातीय अथवा प्रजातीय भेद। मगर भारतीय जो सामाजिक संरचना है वहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जीवन पद्धति में जाति व्यवस्था का संबंध मूल रूप से प्रजातीय सिद्धांत से नहीं है, बल्कि क्या है? जाति व्यवस्था वहाँ के स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। प्रजातीय संबंध नहीं बल्कि स्तरीकरण का प्रमुख आधार मानी जाती रही है। और जो जाति है एक ऐसी संरचना के बारे में बताया गया है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की जन्म अथवा परिवार में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार उसकी जाति उसी परिवार की मानी जाती है। और जाति में ये सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है कि आप जिस जाति में जन्म लेते हैं ताउम्र उस जाति को बदल नहीं सकते, आप उसी जाति में रहते हैं। इसी आधार पर जो मजूमदार मदान कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है। वो कहते हैं जाति जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी जाति में आप ताउम्र रहते हैं, यानी कि एक बंद वर्ग है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। कूली भी जन्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? जाति। तब हम उसे जाति कहते हैं। आनुवंशिक मतलब जन्म से आधारित होता है। जो जहाँ आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता जिस जाति के हैं आपकी जाति भी उसी की मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है इसमें जाति की क्या विशेषता है। पहला, समाज का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है ना, कि बताया था जब जाति पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय है ना, वैश्य, शूद्र, इस तरह का जो स्तरीकरण होता है उनकी जातियों उपजातियों के आधार पर निर्धारित होता है। आनुवंशिक सदस्यता पाई जाती है, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसकी सदस्यता वहाँ पर निर्धारित मान ली जाती है। अंतर्विवाह का नियम पाया जाता है, यानी कि अपने जो आपकी जाति है उपजाति है उसी के अंदर विवाह करने का नियम यहाँ पर पाया जाता है।
आनुवांशिक व्यवसाय होता है जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी के अनुसार आपका जो निर्धारित व्यवसाय है उसी को आपको करना पड़ता है। खान पान और सामाजिक जो संपर्क है उसमें प्रतिबंध होता है, उसमें कुछ नियम होते हैं। कच्चे पक्के भोजन का आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किन लोगों के साथ आप कच्चा भोजन कर सकते हैं, किन लोगों के साथ आप पक्का भोजन कर सकते हैं और किन लोगों के साथ आप भोजन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नियम प्रतिबंध हैं वो यहाँ पर लागू होते हैं। पवित्रता तथा अपवित्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे लागू होता है। पवित्र जो उच्च जातियाँ होती हैं उनको पवित्र माना जाता है और सबसे ज़्यादा पवित्र ब्राह्मण जाति को माना जाता है। उसके बाद जो अपवित्र जाति में सबसे निम्न जाति मानी जाती है, जो कि आप कह सकते हैं जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं, इनको अपवित्र माना जाता है और ये अस्पृश्य जातियों के रूप में आती हैं। धार्मिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जाति जो होती है उसको धार्मिक स्वीकृति प्राप्त होती है। आपने कॉन्सेप्ट ये सुना ही होगा, ब्रह्मा के मुँह से जो है ना जो होता है ब्राह्मण का जन्म हुआ है ना, भुजाओं से क्षत्रिय का और पेट उदर से वैश्य का और पैरों से किसका हुआ है, शूद्र का, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहाँ से जोड़ दिया गया है, धार्मिक नियमों से जोड़ दिया गया है, इसलिए इसमें तर्क वितर्क करने की कोई संभावना नहीं रह जाती है, लोगों को मानना ही पड़ता है इन चीज़ों को। अब जाति की भूमिका अथवा कार्य की बात करें तो जाति जो है वो ग्रामीण आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जो भूस्वामी होते, बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं, वहाँ की जो निम्न जातियाँ छोटी भूमि वाले होते हैं वो उच्च जाति की भूमि पर कार्य करते हैं खेतीहर मजदूर के रूप में, या उनको अपनी जो होता है अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, कह लीजिए, है ना। दूसरी बात, इनकी जो वेशभूषा बर्तनों का उपयोग है, खान पान के जो चीज़ें हैं, अगर ये लोग मतलब उल्लंघन करते हैं तो दूसरी जो जाति के लोग हैं इसका विरोध करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से नियम बने हुए हैं कि किस जाति को किस कार्य करना है, आपको किसकी सेवाएं लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। कुछ अस्पृश्य जातियों को छूना तक मना होता था, है ना। आप कहते थे उनकी परछाई पड़ जाएगी तो आप अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर स्थापित होती हैं। निवास स्थान का निर्धारण होता है ना। एक गांव में जो विभिन्न जातियां हैं उनके अलग अलग बस्तियों के रूप में होते हैं, मतलब जिस जाति का होता है उसकी अपनी एक अलग बस्ती होती है। उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं कि जैसे जो ब्राह्मण की जाति हो उसको बामन बमरोटी, या फिर हरिजन की जाति को क्या कहते हैं, चमरोठी, है ना। अहिरों की जाति का हिरोटी। इस तरह की अपनी अपनी अलग अलग इन्होंने बस्तियां स्थापित कर रखी हैं। जाति तथा व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने परंपरागत जो व्यवसाय है उसको करता है, उससे ही अपनी जो जीविका है उपार्जित करता है। इसके अलावा परिवार तथा धर्म का जो प्रभाव होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। जो ग्रामीण जो संयुक्त परिवार है वहाँ पर व्यक्ति जो होता है उसको ग्रामीण परिवार में जो संयुक्त परिवार है सभी लोग उसको आवश्यक समझते हैं, या कह लीजिए कि जो ग्रामीण होता है, ग्रामीण संरचना है, उसमें संयुक्त परिवार का सबसे अधिक महत्व होता है। सभी जातियों की पंचायतें लोगों को अपने स्थानीय जो धार्मिक विश्वास हैं उसके अनुष्ठान है उसको करना आवश्यक समझती है। कभी कभी जो चीज़ें हैं अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो ये जो पंचायतें होती हैं ये आपको दंडित करती हैं। सुभाषिनी अली ने एक लेख लिखा था प्रतिष्ठा के नाम पर उत्पीड़न। उन्होंने कहा था कि हरियाणा राज्य जैसे राज्यों में आज भी जो खाप पंचायतें हैं उनका बहुत दबाव है। अगर कोई लड़का अपनी जाति के बाहर की लड़की से विवाह कर लेता है या प्रेम करता है तो उसको अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ता है। ये एक तरह का आप कह लीजिए कि ये एक जो जाति पंचायतें होती हैं उसका एक उग्र रूप यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। इसके अलावा जाति तथा ग्रामीण सामाजिक मूल्य की अगर हम बात करें तो जाति व्यवस्था उन मूल्यों को बनाए रखती है जो ग्रामीणों को परंपरागत सहयोग करने और एक दूसरे को सेवाएं देने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। ग्रामीण समुदाय में जो चीज़ें हैं उसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सरकार जो संस्कारों की पूर्ति और विधवा विवाह पर नियंत्रण रखा जाता है।
यानी कि सामाजिक अधिनियम के बन जाने के बाद भी जो परंपरागत ये मूल्य हैं, इनमें आज भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। आज भी ये चीज़ें यहाँ ग्रामीण जीवन में लागू होती हैं। ग्रामीण तथा शिक्षा नीति ग्रामीण शिक्षा तथा जाति की संबंधों की अगर हम बात करते हैं, तो आज भी काफ़ी परिवर्तन होने के बाद भी ब्राह्मण, जो गांव के ब्राह्मण हैं, उनमें बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना आज भी बहुत आवश्यक समझा जाता है। जबकि कृषक जो परिवार होते हैं, उनमें बच्चों को बहुत छोटी आयु से कृषि कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। जाति तथा राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो गांव में राजनीतिक जीवन पर जाति की भूमिका बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि यहाँ मतदान से संबंधित जो निर्णय होते हैं और चुनाव के लिए प्रत्याशियों का जो चयन होता है ना, चुनाव होता है, चयन मतलब चुनाव, जो प्रत्याशियों का चुनाव होता है, चयन होता है, वो भी जाति पर निर्धारित होता है। जाति के लोग अपने आपस में एक दूसरे को जोड़ने रखने के लिए, संगठित रखने के लिए, अपने हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आप कह लीजिए कि एक संगठन की भूमिका निभाते हैं। आपने सुना होगा ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, है ना। ये सब क्या है? ये सब जाति का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। ग्रामीण नेतृत्व, है ना, ग्रामीण नेतृत्व तथा जाति की बात अगर हम करें, तो परंपरागत रूप से गांव का जो नेतृत्व है, उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ही प्राप्त होता था। वर्तमान में क्या हुआ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों के अपने अपने संगठन बन जाते हैं, और इस कारण दल उन जाति के समूहों को सहयोग पाने का प्रयत्न करते हैं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है ना। जिस गांव में जिस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो उस जाति के सहयोग पाने के लिए अनेक जो कार्यक्रम हैं उनको संचालित करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं, ताकि चुनाव में वो वोट, है ना, वोट पा सके। क्योंकि अब तो चुनाव होता है, तो वहाँ चुनाव में पाने के लिए आप क्यों किसी को तब तक देंगे जब तक वो अगला व्यक्ति आपके हितों का संरक्षण नहीं करेगा। तो ये क्या करती है कि जिस जाति का सबसे ज़्यादा बाहुबल होता है, उसी जाति को ये लोग हितों का संरक्षण प्रदान करती हैं। और जो MS श्रीनिवास है, ऐसी जातियों को किसकी संज्ञा दी है? प्रभु जाति की। उन्होंने कहा कि ऐसी संख्या जो संख्या में बहुत अधिक होती हैं, इनको प्रभु जाति की संख्या किसी ने दी है? MS श्रीनिवास ने। अब इसमें परिवर्तन क्या हुए हैं? जातियों में पारस्परिक संबंधों में अब परिवर्तन आ गया है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों में जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलने से क्या हुई है? उनकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई है, और इसे उच्च जातियों ने मान्यता भी प्रदान कर दी है। जजमानी जो व्यवस्था होती थी, उच्च जातियों को सेवाएं देते थे, उस जजमानी व्यवस्था का विघटन यहाँ पर हो चुका है। जातिगत जो नियम थे, खान पान संबंधी, सामाजिक संपर्क संबंधी, उसमें भी काफ़ी हद तक ढील आ चुकी है। बहुत से नियम टूट भी चुके हैं। जाति संबंधी मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों की अगर हम बात करते हैं, तो जो जाति संबंधित बहुत कठोर नियम थे, आज वो जो गांव है उसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। उसमें कुछ ढील आई है, कुछ परिवर्तन आया है, और बहुत सी जातियों ने अपने अंदर के विवाह करने के अलावा अंतर्विवाह, है ना, अंतर्विवाह ने मतलब अंतर्जातीय विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता प्रदान की रखी है। व्यवसायिक आधार पर परिवर्तन हुआ है, यानी कि पहले क्या होता, आनुवंशिक आधार पर व्यवसाय होता था। अब क्या है कि लोग अपनी योग्यता, एजुकेशन और रुचि के हिसाब से किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं। जाति की जो संगठन है उसके प्रभाव में भी कमी आई है। पहले के लोग जब जाति के नियमों का उल्लंघन करते थे, तो उन्हें जो जाति पंचायती थी उनको कठोर दंड देती थी। लेकिन अब कोई भी युवा व्यक्ति उस जाति पंचायतों के नियमों मानने से इनकार कर देता है, नहीं मानता है। जातियाँ जो होती हैं, जो प्रभु जाति के रूप में होती हैं जातियाँ, वो अब क्या करती हैं, अपने अपने क्षेत्र में दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि अपने हितों को संरक्षण देने के लिए वो एक संगठन के रूप में संगठित होकर एक दूसरे को जोड़ने के साथ ही अपने जो हित हैं उनको संवर्धन करने के लिए राजनीतिक दल हैं या सरकार है उस पर एक दबाव भी डाल सकती हैं। प्रभु जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जाति वह भी जाति हो सकती है जिसकी जनसंख्या
मतलब जो संख्या बल में सबसे अधिक हैं और जिन्हें राजनीतिक और आर्थिक जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। ऐसी जातियों ज़रूरी नहीं है कि वो उच्च जातियों की हों, वो निम्न जाति भी हो सकती है। तो प्रभु जाति जो है वो भी परंपरागत जातियों के अंतर्गत आती है, लेकिन अब उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सी अनेक जो जातियां हैं अब प्रभु जाति के रूप में अपने हितों का संरक्षण प्रदान करती हैं, अपने हितों का संवर्धन करती हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त है और आर्थिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्रभु जाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अहीर कहा जाता है, जाट, गुज्जर, है ना, गुजरात गुज्जर, राजपूत तथा अनेक दूसरे भागों में यादव, कुर्मी भी ये प्रभु जाति के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या है? प्रभु जाति हैं, क्योंकि इनको संख्या बल में भी सबसे अधिक हैं और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति भी प्राप्त हैं। अगर ग्रामीण जाति में व्यवस्था के उत्तरदायी जो कारक हैं उनकी अगर हम बात करें, क्या कारण हैं कि जो परिवर्तन हुआ है, तो पहला है लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना। संविधान ने यह अधिकार दिया है कि जो दलित जातियां हैं उनको ग्राम पंचायतों के आधार पर आरक्षण प्रदान किया है, जिससे जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा महिलाएं जो है उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। अब निर्वाचन के आधार पर ये अपने अपने क्षेत्र के मुखिया होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक विधान है उसने भी बहुत परिवर्तन किया है। जो बाल विवाह होते थे, पुनर्विवाह पर सब प्रतिबंध था, उसको अब समाज विधानों ने जो कानून बना है समाज विधानों के अनुसार, उसने ये बहुत कुछ परिवर्तन किया है। इसके अलावा सन 1955 में जो अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ था, उसे छुआछूत संबंधी जो व्यवहार है उसको अपराध घोषित कर दिया गया है। इस कानून के प्रभाव से भी जो ग्रामीण संरचना है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, गांव में पहले क्या होता था, गांव के लोग बाहर नहीं जाना पसंद करते थे या नगरों में जाना पसंद नहीं करते थे, लोग अपने स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करते थे। लेकिन अब क्या है, लोग अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए नगरों की तरफ मूव करते हैं या जाते हैं, और जो गांव में अगर वापस आते हैं तो वहाँ के जो क्योंकि शहरों में इन सब चीज़ों को नहीं माना जाता, नगरों में इन सब चीज़ों का महत्व नहीं दिया जाता, अतः जब वो वापस आते हैं तो वो जातिगत ये भेदभाव को नहीं मानते हैं, और इस तरह का जो दृष्टिकोण है एक ऐसे समाज को विकसित करने में उपयोगी साबित होता है जो समानता पर आधारित होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये भी कहीं ना कहीं परिवर्तन का कारक बनी हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण भी जो जाति से धार्मिक नियम जोड़ दिए जाते थे, कल्पित आप कह सकते हैं ना, कल्पना पे आधारित कल्पित आधार पर लोगों को जातिगत जो भेदभाव हैं उनको रखा जाता था। अब एजुकेशन के प्रभाव से वो सभी युवा उन अंधविश्वासों को मानने से इनकार कर देते हैं। संचार तथा परिवहन की जो बढ़ती हुई सुविधाएं हैं, उसे लोग एक दूसरे से संपर्क में आने से क्या होता है, सामाजिक संपर्क के साथ मनोवृत्तियों, विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसे और उससे जो छुआछूत संबंधी जो विचार है उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा जो खान पान और सामाजिक संपर्क जो प्रतिबंधित था, उसके नियम में भी बहुत हद तक चीज़ों में ढील आई है। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार होते थे उसमें अब जो पहले जाति पंचायतें होती थी उनमें भी कमी आई है, और संयुक्त परिवार के लोग अब जो परंपरागत मनोवृत्तियों को प्रदान करके उस एक परिवार से दूसरे परिवार में हस्तांतरित करते थे। जो संयुक्त परिवार थे क्योंकि परंपरागत मनोवृत्तियों वाले होते थे, तो क्या होता था, यहाँ पर जो नियम है, कायदे कानून है, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाता था। लेकिन अब क्या है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, या आप कह लीजिए काफ़ी कम हो रहे हैं, और इनकी संख्या और इनकी जगह जो एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। चुनाव पर आधारित जो राजनीति है वो भी बहुत हद तक इस पर प्रभावित करती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जो हमारा देश है वो गाँवों का देश कहलाता है। यहाँ 69% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। 69% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इसके अलावा जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 70% जो भाग है वो क्या है, पिछड़ा है, पिछड़ी जाति का है, निम्न जाति का है
है ना। तो तो जो राजनीतिक दल हैं वो उच्च जातियों के हों चाहे निम्न जातियों के हों, वो भी इन लोगों को आकर्षित करने के लिए एक निर्वाचन जब चुनाव होता है, इनको इनके हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कह लीजिए इन लोगों पर विशेष ध्यान देती है, ताकि इनके हितों का संवर्धन हो सके और वो उस स्थान से चुनाव जीत सकें। तो इस तरह से आज हमने देखा कि क्या जाति होती है, क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं, आज हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग सब लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज का वीडियो हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, और मेरे अगले वीडियो पे आने के लिए, अगला वीडियो जानने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम है? सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम। तो आप सब लोग आकर हमारे साथ पढ़ाई करिए। इसी के साथ ही हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।